नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल 75 प्रयास है कि सभी पाठ को धीरे धीरे आगे ले चलें। धैर्यपूर्वक यदि आप पाठ को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और दशाफल को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। यदि हम ज्योतिष में दशाफल को नहीं समझे तो हम ज्योतिष में कभी समय का निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा समय जातक के लिए शुभ है और कौन सा समय अशुभ है। ये ठीक बात है कि मेष से लेकर के मीन लग्नों तक की बात हम लोगों को करना है और हम यहाँ साधारण कोई भी महादशा और उसकी अंतर्दशा बता रहे हैं तो आप इसको कितना समझ पा रहे होंगे और हम समझाने का कितना प्रयास कर पा रहे होंगे ये आप सभी जानते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी होता है, तो निश्चित रूप से शुक्र की महादशा आएगी तो शुक्र के अपने फलों के साथ साथ जिस स्थान का स्वामित्व रखते हैं उसका भी फल करते हैं। ये भी हम लोग जान चुके हैं कि अपने ही महादशा में अपनी अंतर्दशा का फल नहीं करते। कहाँ करते? तो अपने सधर्मी या संबंधी ग्रहों की अंतर्दशा में करते हैं। तो बहुत बातों को पीछे शुक्र की जब महादशा शुरू हुई, महादशा क्रम में भी बताया और अंतर्दशा में भी बताते चल रहे हैं। महादशानाथ अंतर्दशानाथ शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है ये जानना जरूरी। यदि शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से वो यदि अशुभ नाथ भी है तो भी हमारे जीवन में शुभ परिणाम दायी होगा। और यदि अशुभ ग्रह है और वो केंद्र और त्रिकोण के भी स्वामी हैं तो भी वो अपने गुण और स्वरूप के कारण हमें थोड़ा बहुत दुख जरूर दे देंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमने बेसिक में आप लोगों को बताया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बातों को ध्यान में रखते होंगे। आज बात आ रही है शुक्र में राहु की और आज बात विशेष करेंगे राहु की। राहु अशुभ ग्रह है हम भी बताते हैं। राहु फल कैसे करता है 3 पाठ शायद हम पीछे दिए हैं, वहां देख लीजिएगा। राहु स्मोकी ग्रह है, छाया ग्रह जिसे कहते हैं। इसको किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं प्राप्त है, लेकिन पहले हम आपको ये दशा अंतर्दशा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत इसकी जानकारी भी आपको देंगे कि राहु को किन किन स्थानों का विशेष ध्यान रखना होता है या फिर उनको किन स्थानों का दशाओं में कह दिया गया किन स्थानों का आप स्वामित्व रख सकते हैं। तो यहाँ जरूरी में नहीं है, आगे चल करके दशाओं को पढ़ाने के क्रम में थोड़ी राहु की चर्चा कर दी गई राशियों के ऊपर। हम यहाँ राहु के न उच्च नीच पढ़ाए हैं अभी तक, न उसके कोई स्वराशि न कोई मूल त्रिकोण राशि और ना ही उसको किसी राशि का स्वामित्व यहाँ दिया जाता है। फिर भी दशाओं में कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, उसको आगे देखेंगे। अब राहु स्मोकी ग्रह है। अच्छा, तो राहु का महादशा नाथ के साथ संबंध को चेक करना चाहिए। तो राहु और शुक्र आपस में वैरी नहीं है। हम ए ग्रुप और बी ग्रुप में जब ग्रहों को बांटे होंगे तो आप देखे होंगे कि राहु शुक्र बुध शनि को हम बी ग्रुप में रखे होंगे। कोई भी दशानाथ या अंतर्दशानाथ वो शुभ फल करता है यदि वो केंद्र त्रिकोण के साथ साथ लाभ स्थान में स्थित हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर लाभ स्थान में हो। ऐसे में ये ध्यान रखना है कि राहु केंद्र में है, त्रिकोण में है या लाभ स्थान में। वो जिस स्थान में होगा उस स्थान का फल करेगा, ये पहला कर्तव्य राहु का। तो सबसे ज्यादा तो यही जानना जरूरी है अब कि अब वो किस ग्रह की राशि में है, क्योंकि वो दूसरे के गुण को ग्रहण करने का आदि ग्रह है। और हम ये कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण में अच्छा माना गया,
क्योंकि मजबूरी हो जाती है कि केंद्र और त्रिकोण का फल करना है, और केंद्र और त्रिकोण के फल को शुभ कहते हैं, शुभ फल कहते हैं। अब राहु यदि शुक्र की राशि में है तो शुक्र का फल करेगा, गुरु की राशि में है तो गुरु जिन जिन राशियों का स्वामित्व होगा और वो राशि जिन जिन भावों में स्थित होगा उसका फल कर देगा। 3, 6, 11 में भी राहु के फल को हद तक अच्छा कहा गया, लेकिन 8, 12 में कभी अच्छा नहीं कहा गया। और राहु केतु यदि दूसरे स्थान में हो तो मरण तुल्य कष्ट देता है जब अपनी अंतर्दशा आती है। और दूसरे के साथ साथ 7वें की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से जो मारक खंड में बताया गया वो दूसरे और 8वें के लिए बताया गया। तो ऐसे बहुत सारे संवादों को ध्यान रख करके आपको राहु के विषय में बताना है। लगन में है, आप योजना बनाने में निपुण हो जाएंगे, आप नीतिकार होंगे, दूर की सोचेंगे, जल्दी सोच पाएंगे, बाहुबल संपन्न होंगे। अब ये तो राहु लगन में स्थित है तो फल है। जैसे ही राहु की दशा आएगी उस समय आप देखिए आपको जरूर अवसर प्राप्त हो जाएगा किसी कार्यों के लिए नीति बनाने का। आप जो जीवन भर योजना बनाते आए हैं उसको लागू करने का समय आ गया। अब जिन स्थानों में है उसके भी फल को ले लेते हैं। चतुर्थ में है तो किसी न किसी विधि से मकान खरीदना चाहेंगे, किसी न किसी विधि से वाहन सुख प्राप्त करना चाहेंगे। सप्तम में है तो किसी न किसी विधि से सांसारिक सुख की प्राप्ति करना चाहेंगे, भोग विलास की ओर उन्नत रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करना चाहेंगे यदि राहु सप्तम में स्थित हो जाए और यदि उसकी अंतर्दशा आ जाए। अब वहां सप्तम में यदि मंगल की राशि का है तो मंगल की तरह भी काम करेंगे, काम करने में थोड़ा गति तेज हो जाएगा, किसी भी बातों को लॉजिकली भी सोचने का सामर्थ्य हो जाएगा। दशम में राहु है और शुभ राशि का है तो पद, पदवी, पदोन्नति, मंत्री पद आदि भी देता है। महाभारत रत्नाकर में तो लिख दिया गंगा स्नान का सुख देता। तो यहां राहु और केतु इनके प्रति जो हमारे मन में भाव है ना, पहले उसको त्याग देना चाहिए। यदि जो 7 प्रमाणिक ग्रह हैं जिसका भौतिक अस्तित्व है, उनमें से कुछ लोगों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो यदि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा समझना है। राहु केतु बहुत बुरा कर जाएगा वो तभी जब जिस स्थान में वो स्थित है उसका स्वामी क्या करना चाहता है, ये उसको इसके लिए जरूरी हो जाता है। तो इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, और हम हमेशा क्या कहते हैं कि एक अक्ष होता है, महादशानाथ और अंतरदशानाथ एक साथ में है, ये जानते हैं आप लोग, कई बार चर्चा कर चुके हैं। द्विद्वादश में है, 2-12 जिसको कहते हैं, 3-11 में है, 3-11, 4-10 में है, चतुर्थ दशम, 5-9 में है, या फिर 6-8 में है, षडाष्टक में है। अब ये सबसे खराब, नंबर 1 में इसको सबसे खराब अक्ष माना गया, नंबर 2 में 2-12 को सबसे खराब माना गया। इसको नॉट गुड कहेंगे। अगर ये अक्ष मिल जाता है तो इन दोनों को नॉट गुड, या इसको तो सीधा बैड भी कह दें तो चलेगा। अब ये पत्रिकाओं में कैसे दिखता है, इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा उदाहरण में समझा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। मान लीजिए शुक्र यहाँ है और राहु यहाँ है, तो शुक्र से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ से गणना करेंगे तो 8, अर्थात ये वाला हो गया, षडाष्टक हो गया। और शुक्र यदि यहाँ है और राहु यहाँ दूसरे स्थान में हो जाए तो 1, 2 और इससे काउंट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 2-12 का दशाक्ष हो गया।
लेकिन इस वाले से ज़्यादा खतरनाक ऐसा वाला हो जाएगा, ये भी समझना है। महादशानाथ से अंतर्दशानाथ 12वें में है और महादशानाथ से अंतर्दशानाथ दूसरे में है। तो ये कुछ एक विशेष फल हैं जिसको हम आगे आप लोगों को बताते रहेंगे और बिना चिंता किए आप लगातार पाठ को पढ़ते रहिए, आपके समझ में आता रहेगा। राहु यदि यहाँ से यहाँ आ जाए तो यहाँ से देखिए ये 10 है और यहाँ से 4 है, तो किससे 10 और किससे 4 ये जानना भी जरूरी है। आगे धीरे धीरे इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। अब राहु यदि 8वें में है, अगर यहाँ मान लीजिए मेष राशि है, तो ये मंगल का भी फल करेगा, मंगल का ही फल करेगा, पहले ऐसा कहेंगे। उसके बाद युति, कौन कौन से ग्रहों के साथ युत है उसका भी प्रभाव लेना है इसको, किन किन ग्रहों से दृष्ट है उसका भी प्रभाव लेना है इसको, लग्नेश से राहु की स्थिति क्या है ये जानना जरूरी। यदि लग्न से देखा, आगे जब और तरक्की होगी आपकी और तरक्की होगी, हम धीरे धीरे एक एक बात बढ़ाते चलते हैं और आप देखते होंगे कि लगातार एक चीज बोल रहे हैं, आपको याद हो गया, अब दूसरी बात ले आते हैं, फिर उसको समझा देते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब पहले तो अक्षम को महादशानाथ से देख लेना है, लेकिन अंतर्दशानाथ का अक्ष लग्नेश जहां पत्रिका में स्थित हो वहां से भी देखना जरूरी है। लग्नेश पत्रिका में यहां स्थित है, मान लीजिए कोई भी लग्नेश होगा, और ये हो गया मेष राशि तो मंगल। अब अंतर्दशानाथ जो आ रहा है वो शुक्र के अंतर में तो 4-10 में है, लेकिन जातक के लिए कैसा फल करेगा, बुरा करेगा, 6ठे में बैठा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। तो सारे जो भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसके साथ अपनी तारतम्य बनाते हैं और फिर हम उसको रिजल्ट की ओर ले जाते हैं। और राहु के साथ ग्रह स्थित जो है उसको 2 नजरिए से देखना है। पहला नजरिया ये होना चाहिए कि वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। दूसरा नजरिया क्या होना चाहिए, वो किन स्थानों का स्वामित्व रखता है। और दोनों दृष्टि यदि आप अपनी पैनी रखते हैं तो आपको जो भी रिजल्ट वहां से बोला जाएगा, उस युति से प्राप्त होगा, वो आप सामने बोलेंगे, कभी मना नहीं होगा, कहेंगे लोग हाँ आप सही बता रहे हो। और पीछे की घटनाओं पे ट्राई कर लो, आगे बताते रहो, तो बहुत सुविधा हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अलग से भी जानिए, शुक्र में राहु की दशा को बहुत अच्छा कहा गया है। यदि शुक्र का, शनि का और बुध का लग्न हो, ऐसे में दोनों ही महादशा और अंतर्दशानाथ दोनों ही अनुकूल हो गए। ये यदि 3, 11 और 4, 10 में हो, शुभ ग्रहों के साथ हों, शुभ ग्रहों से युत हों, नवांश पत्रिका में भी यदि इसकी अच्छी रही हो, नवांश पत्रिका में भी ये दोनों ग्रह यदि समृद्ध रहे हों, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम हमेशा कहते हैं कि राहु के साथ जिसको बिठा दीजिए एक दोष बन जाता है। वर्तमान समय में जो प्रचारित है, ऐसे दोषों से बचना होगा। आप जानते हैं राहु के साथ मंगल जोड़ने पर लोग अंगारक बोल जाएंगे, चंद्रमा जोड़िएगा ग्रहण बोल जाएंगे, तो हर पत्रिकाओं में कोई ना कोई दोष मिल जाएगा, लेकिन वो न रिजल्ट देने का तरीका है, न उससे रिजल्ट प्राप्त होता है। आपको उससे समझना होगा कि अब राहु के साथ होने से संबंधित ग्रह जिसके साथ है उसको पीड़ा हुई या उसने राजयोग बना लिया, ये कौन समझेगा, आप समझेंगे। और आप कैसे समझेंगे, जब हमारे साथ पाठ को लगातार पढ़ेंगे। एक दिन आए, पाठ देख लिया, अच्छा लगा, कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद हो गया आपका। हम हमेशा से कहते हैं, हमने जो चैनल बनाया या इस पे जो हम पाठ देते हैं, ऐसे उत्साही लोगों के लिए देते हैं जो वेदों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, जो वैदिक ज्योतिष को समझ सकते हैं,
अनेक प्रकार हैं। आज वर्तमान समय में ज्योतिष बताने के कई एक प्रकार हैं, और एक प्रकार है मन ज्योतिष। मेरे मन में जो आएगा वही बोलेंगे, वही ज्योतिष हो जाएगा। तो ऐसे संवादों से भी आपको बचना है, ये आप सब जानते हैं। हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि इससे बचना जरूरी है। और कैसे बचेंगे? जब ज्ञान होगा तभी बच पाएंगे। तो इसीलिए 10-5 मिनट का पाठ आता है, लगातार पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा ज्ञान। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।